साल 1193 में करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकों को जला दिया गया, जिनमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ज्ञान था। ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि यहाँ लगी आग करीब 3 महीने तक जलती रही। महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साए में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, मिनिस्ट्री और लाइब्रेरी सब जल रहे थे। इस सब के पीछे था एक जालिम शख्स और उसकी असुरक्षा की भावना, जिसकी लगाई हुई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी, जिसे आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी कहानी इससे भी 500 साल पुरानी है। ये कहानी है नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी। हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटीज़ आज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यह शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ना आलम और दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अपने नाम की तरह ही ये यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जहाँ ज्ञान का था असीम भंडार। यहाँ लगभग 57 एकड़ के एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ स्टूडेंट्स ज्ञान की खोज में चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्शिया, टर्की जैसे कई देशों से खिंचे चले जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ एक आर्किटेक्चरल मार्बल भी थी। काफ़ी बड़े एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड थे, जिनमें मंदिर, मोनेस्ट्रीज, क्लासरूम्स, हॉल्स, स्टूपास, डॉर्मेट्रीज, लेक्स और पार्क्स भी थे। 1500 साल पुराना यह स्ट्रक्चर लाल ईंटों से बना था, जिसे काफ़ी वेल प्लान तरीके से बनाया गया था। लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण थी इस कैंपस की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि यहाँ सारी स्ट्रीम्स की मोनेस्ट्रीज को मिलाकर लगभग 9 मिलियन मोनेस्ट्रीज थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा एक आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे के रूप में दिया था। उन्होंने अगले 3 महीने तक यहाँ बुद्धिज़्म की टीचिंग को स्प्रेड किया। धीरे धीरे यह जगह बुद्धिज़्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग के मुताबिक 5वीं सदी में गुप्त डायनेस्टी के राजा शक्रयादित्य ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट, जिन्हें फादर ऑफ द मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने शून्य की खोज की थी, वह 6वीं सदी में इस विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। यह 7वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय चारों ओर मशहूर थी, तब एक चाइनीज़ ट्रैवलर और स्कॉलर ह्यून सांग नालंदा आए और उन्होंने बुद्धिज़्म और मिस्टिसिज्म की टीचिंग के लिए यहाँ दाखिला लिया। ह्यून सांग के लिखे डॉक्यूमेंट में उन्होंने नालंदा के बारे में बताया है कि उस समय में वहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा में 10 साल तक ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद ह्यून सांग कई मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर अपने देश लौटे। नालंदा के निर्माण के बाद से वहाँ लगातार कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार यह उतनी ही मजबूती से उभर कर वापस आई। प्राचीन भारत की इस विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी ने लगभग 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन इन सभी हमलों के बीच एक हमला ऐसा हुआ जिसने नालंदा की इस रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। ये वह दौर था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। अफगानिस्तान के एक कबीले से बख्तियार दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहाँ उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ सालों में उसने भारत की एविडेटर आर्मी में अपनी जगह बना ली। घुड़ राज्य की सेना से उसने कई युद्ध लड़े। इसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे सुन के अवध के कमांडर के नीचे सेना का मुखिया बना दिया गया। उसे बिहार के बॉर्डर पर बेस 2 गांवों को संभालने का काम दिया गया और इसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके हाथों हर तरफ सिर्फ
निराशा ही लगी। तब किसी ने उसे बताया कि उसकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज ना कर सके तो एक दूसरे धर्म का काफिर उसकी इस बीमारी का हल कैसे निकाल पाएगा। ऐसा माना जाता है कि फिर भी खिलजी राहुल श्रीभद्र जी से मिलने नालंदा पहुंचे। उसने उन्हें चुनौती दी कि अगर वह सच में इतने बड़े ज्ञानी है तो बिना किसी दवाई और बिना उसे हाथ लगाए उसे ठीक करके दिखाए। राहुल श्रीभद्र ने उसकी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान देते हुए कहा कि हर रोज़ ये कुरान पढ़ने से उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। खिलजी नियमित रूप में कुरान पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल हुआ यूं था कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पत्रों पर दवाई लगा दी थी और जब खिलजी रोज कुरान पढ़ता था तो अनजाने में वह उस दवाई का सेवन करता था। वैसे किसी लंबी बीमारी से उबरने के बाद इंसान खुश होता है और डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसका मन इनसिक्योरिटी और जलन से भर गया। उसे यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि किसी काफिर ने उसकी ऐसी बीमारी का इलाज कर दिया जो कोई कर ही नहीं पाया, और इसीलिए उसने ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को ही खत्म कर देगा। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी सेना के साथ कदम रखा और उसे आग के हवाले कर दिया। असुरक्षा की इस भीषण आग में हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स की मौत हो गई और यह यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को समेत इतिहास के पत्रों में कहीं गुम हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बाद भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो गया और आने वाले कई सालों तक नालंदा और इसकी शिक्षा दुनिया की नज़रों से छुपी रही। 1811 से 1812 इस कहानी में एक नया मोड़ आया। एक स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने जब इस साइट का सर्वे किया तो उन्हें वहाँ कुछ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन मिले। सर फ्रांसिस ने खुद इस खबर को आर्किडू सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात की खबर दी। कुछ सालों तक सर्वे करने के बाद आखिरकार एएसआई ने इस बात की पहचान कर ली कि यह वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग के ट्रैवलॉग में मेंशन किया गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए एएसआई ने इस इलाके में खुदाई करनी शुरू करी और आखिरकार 1915 में वहाँ 11 मिस्ट्रीज और 6 मंदिरों के अवशेष मिले और साथ ही साथ एक ऐसा पैसेज भी मिला जिसकी चौड़ाई थी 30 मीटर। इन सब एक्सकेवेशन से यह अंदाज़ा लगाया गया कि जितने बड़े एरिया में खुदाई की जा रही है नालंदा उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े एरिया में फैली थी। पिछले सालों में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ तांबे की प्लेटें, आर्टफुल स्कल्पचर्स, कॉइन्स और सील जैसी चीज़ें मिली। ऐसा माना जाता है कि आज भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा मिलना बाकी है। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे अरसे के बाद इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पहचान बना पाएगी? इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।